ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ की। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी लंबी प्रतीक्षा के बाद गठित होने जा रही है। साथ ही बात इसकी भी करेंगे कि आखिर प्रदेश कांग्रेस जातिगत जनगणना का अभियान चलाकर क्या हासिल करने की फिराक में है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अंतर कलह कब खत्म होगी, यह एक यक्ष प्रश्न बन गया है। हालांकि पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए नित नए प्रयोग तो कर रही है, लेकिन ये प्रयोग पहले ही असफल साबित होते दिख रहा है। ऐसे में अब पार्टी आलाकमान ने सूबे में वेंटिलेटर पर पड़ी पार्टी को फिर से जिंदा करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत कांग्रेस प्रदेश भर में जातिगत जनगणना संकल्प अभियान चलाएगी। इसके जरिए दलित वर्ग के साधने के साथ ही बसपा के टूटते वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद की जाएगी। इतना नहीं, पार्टी हाईकमान प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में भी जाति समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश में है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी ये एक रिपोर्ट। जाति दिलाई की जीत, एमपी में कांग्रेस की नई तरकीब। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीतिक विसात में बुरी तरह से पिछड़ी कांग्रेस एक बार फिर नई टीम और नई रणनीति के साथ अपनी जमीन मजबूत करने की जद्दोजहद में जुट गई है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी इसी हफ्ते घोषित होने की संभावना है। वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी मात के बाद आलाकमान मध्य प्रदेश को लेकर कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। हाईकमान की मंशा है कि मध्य प्रदेश में गुटी राजनीति का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कार्यकारिणी में नए और पुराने नेताओं को शामिल कर संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, प्रदेश कार्यकारिणी में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन साधने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस मध्य प्रदेश में संविधान वचन और जातिगत जनगणना संकल्प अभियान भी चलाने जा रही है, ताकि प्रदेश में दलित वर्ग को साधने के साथ साथ बसपा से टूटते वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। कांग्रेस ने इस अभियान का जिम्मा अपने अनुसूचित जाति विभाग को सौंपा है। इस अभियान के तहत प्रदेश में दलित और अति पिछड़ी जातियों के बीच संविधान की पुस्तकें बांटी जाएंगी। साथ ही दलित अत्याचार से जुड़े मामलों को पार्टी जोर शोर से उठाएगी। जो सरकार जनगणना से ही मुंह मोड़ रही है, वो तो जातिगत जनगणना का विरोध करेगी और कर रही है। लेकिन कांग्रेस इसे देश के विकास के लिए और जो एक कहना चाहिए कि समता पूर्ण समाज के लिए आवश्यक मानती है, इसलिए हम इस मुद्दे पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। और सबसे खास बात तो यह है कि 2011 की जनगणना में जो जाति आंकड़े थे उन्हें जारी भी नहीं किया आपने। 2014 तक सरकार रहते, परंतु आज आप अगर इसकी मांग करते हैं तो मुझे ये लगता है कि आप जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालकर जातियों को साधने के जतन के साथ ही सूबे की सियासी हवा अपने पक्ष में मोड़ने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। दरअसल कांग्रेस की नजर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वोटर्स पर है, क्योंकि इस वर्ग को भाजपा की ताकत माना जाता है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ये कवायद कितनी कारगर साबित होती है और गुटबाजी के रोग से ग्रसित कांग्रेस इससे कैसे उबर पाती है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप अहिरवार जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के। डॉक्टर वाणी आहूवालिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और एक बार फिर हमारे साथ अजय त्रिपाठी के एडिटर स्वराज एक्सप्रेस है। प्रदीप जी, सबसे पहले सवाल आपका ही है। एक तो यही है कि ये जो जातिगत जनगणना अब आप लोग पूरे प्रदेश में करेंगे, क्या उसको सार्वजनिक भी करेंगे? और दूसरा, संविधान की प्रतियां बांटेंगे, कॉपी किताब बांटेंगे। अरे संविधान कहां बदला जा रहा है, कहीं आपको दिख रहा है? त्रिपाठी जी, जो आपने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कांग्रेस ये मांग कर रही। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और मध्य प्रदेश में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने हर मंच से ये कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए और जो आर्थिक सामर्थ्य और इस देश में जो आर्थिक संसाधन है वो एक गरीब परिवार के पास पहुंचे। और गरीब परिवार, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग का हो, जनजाति वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, या सामान्य वर्ग का हो, या मुस्लिम समाज का हो, या किसी भी जाति धर्म का हो, उसके पास पहुंचे। इसके लिए जरूरी है आंकड़े, और किस जाति की स्थिति खराब है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे व्यापारिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, इस स्थिति को सरकार ही
जनता के सामने ला सकती है। इसलिए सामाजिक न्याय के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो उठाया हुआ है, और राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये हमारा मिशन है और इस मिशन से देश का भला होगा और एक नए भारत की शुरुआत होगी जिस भारत में सभी को समान अवसर मिले। ये सोच हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की है। और संविधान, क्योंकि एक संविधान एक ऐसा विषय आज कहां खतरे में दिख रहा है आपको? संविधान खतरे में इसलिए दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, किसी पे आरोप लगे और बिना कोर्ट के आरोपी दोषी सिद्ध हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उनके मकानों को गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी परसों, ये मुद्दा ये नहीं है। मेरी बात तो सुनिए आप, इस मुद्दे पे हम आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यही तो संविधान खतरे में है कि जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है, विपक्ष का नेता कोई आवाज उठाता है, तो आपने ऐसा पीएमएल कानून बना दिया कि उसको जमानत नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तल्ख टिप्पणी करी है कि आप किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते, जमानत अधिकार है, लेकिन आपने कानून बनाकर जेल में ठूसने का काम किया। ये कौन सा कानून बना दिया जिसमें जेल में से जमानत? हमारे आपने देखा होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो तेलंगाना की जो कोर्ट जमानत दे रही है, सरकार का कौन सा नया कानून? आपने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया उसमें आपने जमानत का प्रावधान नहीं रखा। आप पढ़ लीजिए त्रिपाठी जी, ऐसे कानून बनाकर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम, जो लोकतंत्र के लिए विपक्ष एक मजबूत आवाज होता है, जनता की आवाज होता है, उस आवाज को दबाने के लिए आपने तानाशाहीपूर्ण कानून बना दिया। हम ये आपने कहा कि योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंचे, ये जाति जनगणना करा के क्या योजनाओं का लाभ गरीब तक पहुंच जाएगा? जाति जनगणना से इसका क्या लेना देना? जाति जनगणना जब हो जाएगी तो ये पता चलेगा कि किस वर्ग का व्यक्ति अभी कमजोर है, और उस वर्ग के लिए सरकार आर्थिक नियोजन करेगी, सरकार बजट लाएगी, अच्छी योजना लाकर उस वर्ग का उत्थान होगा। अभी तो ये पता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी है और कौन सी जाति की संख्या कितनी है, कौन से धर्म की संख्या कितनी है, ये पता ही नहीं है। तो ये जब हमारे सामने आंकड़े आ जाएंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और ये देश भी आगे बढ़ेगा। सॉरी वाणी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। वाणी जी कह रहे हैं हमारे अहिरवार साहब कि हमारी आवाज आप किधर से रिवर्स आ रही है? जी जी वाणी जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होने के बाद से गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच जाएगा, जाति जनगणना नहीं होगी तो गरीबों तक लाभ नहीं पहुंचेगा। उन्होंने एक एक्ट की भी बात कही है कि ऐसा एक्ट बना दिया है जिसमें आर्थिक जो गड़बड़ियां होती है उसके तहत जमानत नहीं होती, इसलिए संविधान खतरे में आ गया। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो इस डिस्कशन में है अजय जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और आपको भी प्रणाम करती हूँ। जी देखिए, कांग्रेस प्रदीप जी है कांग्रेस प्रवक्ता, प्रदीप जी कांग्रेस प्रवक्ता, अजय त्रिपाठी जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है। जी मैं समझ गई हूँ, मैंने अजय जी को पहले संबोधित किया। जी देखिए, इनके जो वक्तव्य है खुद उलझे हुए हैं, स्पष्ट नहीं है और खुद कंफ्यूजन की स्थिति में है। जी आज ही सुबह इनके गुरुजी सैम पेट्रोडा ने एक स्टेटमेंट रिलीज की है कि राहुल गांधी इज मोर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटेजिस्ट देन हिज फादर राजीव गांधी। तो स्पष्ट हो रहा है कि ये मूर्खता का कंपैरिजन हो रहा है अब। जी देखिए, 70 साल में तो इनकी नींद नहीं खुली, अब इनको लग रहा है कि जमीन खिसकती जा रही है, तो इनको दलित भी याद आ रहे हैं। दलितों पर अत्याचार और उनके ऊपर नाइंसाफी किसने की वो पूरा देश जानता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या हाल था आरक्षण का, दक्षिण में क्या किया इन्होंने आरक्षण को, किस वर्ग को दिया आरक्षण ओबीसी का, वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कितने दलित चेहरों को इन्होंने नेतृत्व में दिया, सामने लाए, प्रमुखता से उन्हें वर्चस्व में राजनीति के बड़े चेहरे बनाए। बिल्कुल नहीं, ये तो अपने पोस्टर्स तक से ऐसे दलित नेताओं के पिक्चर्स हटा देते हैं। हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत माननीय मोदी जी की सरकार दलितों, पिछड़ों, गरीब, किसान, महिला, युवा, इनके लिए योजनाओं के लिए वचनबद्ध है।
इसके साथ ही आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने संत रविदास मंदिर की घोषणा ही नहीं की, सागर में उसका शिलान्यास किया। जो हमारे हिंदू भाई बहन जो दलित पाकिस्तान में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सीए का विकल्प किया। जी। हम ये भी जानते हैं कि जो बीजेपी ने ओबीसी आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया है। देखिए, हम सम्मान, न्याय और अवसर प्रदान करना चाहते हैं लोगों को, अवसर छीनना नहीं चाहते हैं लोगों के। हम उनके अवसर पर अपनी नींव नहीं बना रहे। कांग्रेस की जो राजनीति है तुष्टीकरण की है। कांग्रेस की राजनीति इस देश का वर्गीकरण करके तोड़ने की है। कांग्रेस की राजनीति उन अंग्रेजों जैसी है जो चाहते थे कि हम आपस में ही लड़ मर जाएं और दूसरी बाहरी शक्तियों को हम और प्रबल रूप से ताकतें प्रदान करें, और ये इसी आधार पर आगे चल रहे हैं। वाणी जी, ये सारे मुद्दे अलग हैं जो आप कह रही हैं। जाति जनगणना कराने में क्या हर्ज क्या है? जाति जनगणना कराने में सरकार ने, हमारे जो उच्च जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना के लिए हम विचार करके इसको आगे बढ़ाते हैं, इसके कदम आगे रखते हैं। पर देखिए, हम उस पर तुष्टीकरण नहीं करना चाह रहे जी। हम ऑलरेडी दलितों को और जो पिछड़ी जातियां हैं उनको हम एकदम फोरफ्रंट में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है, हमारे देश की जो प्रथम नागरिक है वो किस समाज से आती है जी। इन्होंने कभी एक दलित प्रेसिडेंट दिया था? सोचा था? विकल्प था इनके पास? KR नारायण जी दिए थे वाणी जी। अहिरवार जी कह रहे हैं कि KR नारायण जी को दिया था। अहिरवार जी बहुत कुछ कह रहे थे अभी जो मेल नहीं खाया। पाकिस्तान के दलितों की आप चिंता कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के दलितों की जो स्थिति है वाणी जी, आपको पता होगी कि जिस सागर में आप संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर की बात कर रही है, उसी सागर के खुरई तहसील में बरोदिया नौनागिर में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या हो जाती है। पूरा समाज, दलित समाज और हर पार्टी उसमें सीबीआई जांच की मांग करती है, लेकिन मोहन यादव जी वहां जाते हैं, आर्थिक मदद के नाम पर वो मदद देते हैं जो किसी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को कानून के तहत मिलती है। आपकी सरकार ने उनको अतिरिक्त कोई मदद नहीं दी, आपकी सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी वहां तक अभी तक, और आपकी सरकार सीबीआई जांच नहीं कराना चाह रही। आप दलित उत्थान की बात कर रहे हो मध्य प्रदेश में। आपको पता है कि आपकी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने एक दलित को सिंगरौली में गोली मार दी, शौक में गोली मार दी। तो आपकी पार्टी के लोग आदिवासियों मानसिकता वालों की जाति नहीं होती, दलितों की नीतिगत निर्णय की बात करिए, व्यक्तिगत मत करिए। आपकी पार्टी के नेता वाणी जी, आपकी पार्टी के नेता है, आपकी पार्टी के पदाधिकारी हैं वाणी जी, उसके ऊपर कोई भी बख्शा नहीं जाता है। आपकी पार्टी के नेता लगातार पूरे मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आपकी पार्टी अहिरवार जी, जब अहिरवार जी, फिर बोल रही हूँ, इस पर राजनीति नहीं, जो अपराधी है उसकी जाति नहीं होती। अपराधी होता है, उसे अपराधी तौर पर सरकार में उसके साथ जो दलितों को और आदिवासियों को जो जमीनें दी गई थी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कब्जे हैं। वाणी जी, ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया। अनुसूचित जाति आयोग का मैं सदस्य रहा हूँ, मेरे पास एक एक करके अहिरवार जी उनकी बात, अहिरवार जी मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा, वाणी जी की बात आ जाए। अजय जी, आपकी इसमें एक टिप्पणी चाहिए, उसके बाद फिर एक बार हम अहिरवार जी के पास चले जाएंगे। देखिए, जातिगत जनगणना, देखिए मुझे लग रहा है बीजेपी का अपना एक अलग तरीका हो गया है कि बीजेपी किसी मुद्दे को इतनी हाइप दे देती है कि अंत में उसका क्रेडिट बीजेपी को जाए। अब आप देखिए कि बीजेपी लगातार जातिगत जनगणना के पक्ष में मुखर नहीं थी, कांग्रेस लगातार मुखर है, राहुल गांधी लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी की जो पैतृक संगठन है आरएसएस, उसने धीरे से हिंट कर दिया है कि जातिगत जनगणना में क्या हर्ज है, लेकिन ये उसका उत्थान के लिए होना चाहिए, ना कि राजनीति के। नहीं, वो अलग विषय है कि लेकिन एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वो सरकारें जो जातिगत जनगणना करानी चाहती स्टेट वाइज, उनको एक तरह की एनओसी मिल गई आरएसएस की तरफ से, नंबर 1। दूसरा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा था, आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दों की बात कर रहे हैं आप अहिरवार जी और आपकी पार्टी। आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी में जिन दिग्गज नेताओं ने जो तमाम अनुसूचित जाति के तमाम दिग्गज नेता थे, उनको तो कभी हाशिए से ऊपर लाइए। मैं गवाह हूं
अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए, जबकि विधायक उनके शिवभान सिंह सोलंकी जी के पक्ष में खड़े थे, आपने उनको नहीं बनने अजीत दिया। जोगी जी ने धरना दिया 93 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ कि मुझको चीफ मिनिस्टर बनाइए, नहीं बनाया, दिग्विजय सिंह बन गए। मैं दूसरी बात कह रहा था कि आपको याद होगा कि आनंद अहिरवार, आनंद गायकवाड़ हम लोगों का क्लासमेट भी था, सबसे कम उम्र में लड़का सांसद बना, एनएसआई के कोटे से उसको टिकट मिला। आज वो कहां पे, इस पूरी पार्टी को पता ही नहीं है। सुरेंद्र चौधरी को आपने कमलनाथ जी के समय में कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, बड़ा नाम हुआ। आज सुरेंद्र चौधरी कहां है, क्या कर रहे हैं, उनका परिवार क्या कर रहा है, किसी को कोई पता नहीं। आप नंदलाल चौधरी ने कितने सालों तक आपको पूरे बुंदेलखंड में, नंदलाल चौधरी सांसद रहे सागर के, लंबे समय तक उन्होंने बुंदेलखंड में पूरी अलग जगह ही आपकी। और उस समय जो आपके तमाम बड़े नेता हुआ करते, चाहे विठल भाई पटेल हो, चाहे प्रकाश चंद जैन हो, इन सबके मुकाबले उसने दलित नेताओं को खड़ा किया। आज नंदलाल चौधरी के परिवार क्या कर रहा है, उनके परिवार से कोई कहां पे, आप में किसी को पता नहीं है। तो वो बीड़ी मजदूर का काम करते थे, वो बीड़ी मजदूरी पूरी बंद हो गई दिलीप भाई। और आपने बुंदेलखंड में आपकी सरकार रही या बीजेपी की सरकार रही, किसी ने कहा कि दिल्ली जब वो बीड़ी मजदूरी बंद हो गई, बड़े सेठ हो गया, सब कुछ कम हो गया, तो वो परिवार जो आप ही के दलित परिवार के तमाम लोग थे पूरे बुंदेलखंड के, वो आज क्या कर रहे हैं? वो बीड़ी मजदूरी जिनका सबसे बड़ा ऊर्जा था, इसमें तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी का दोष है। जातिगत जनगणना करा के उसके पहले आप सिस्टम को ठीक कर लीजिए। आप अपने लोगों को जातिगत जनगणना कराने के बाद भी अगर आपको जीतू पटवारी या कमलनाथ या अरुण यादव को यह अध्यक्ष बनाना है, तो फिर तो आपकी जाति जनगणना कोई मतलब नहीं निकलेगा। नहीं, कांतिलाल भूरिया को बनाया था इन्होंने। जी प्रदीप जी, देखिए, जहां तक दलित उत्थान की बात हो या आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस वर्ग को सम्मान दिया है, प्रतिनिधित्व दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे वर्ग से आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी दलित वर्ग हो या आदिवासी वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, उनको अवसर देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमेशा समय समय पर अवसर मिले हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जगजीवन राम जी को फ्रंट में जरूर रखा, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं एक बनाया। समय आप जानते हैं उनका इतिहास कि देश में फ्रंट में रखा आपने, निश्चित रूप से देश के बड़े नेता प्रधानमंत्री नहीं बनाया, प्रधानमंत्री बने। और मैं आपसे ये कहना जरूर चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो मात्र संगठन है आरएसएस, उन्होंने परसों एक गोलमोल जवाब दे दिया कि हम लोग चाहते तो हैं कि वो जन कल्याण के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आरएसएस ने क्लियर नहीं किया कि जो जाति जनगणना के आंकड़े होंगे उनको सरकार सार्वजनिक करे। क्योंकि आरएसएस तो गैर राजनीतिक मैं आपको एक बात बताऊं त्रिपाठी जी, इस देश में सबसे ज्यादा संख्या पिछड़े वर्ग की है जी, और पिछड़े वर्ग को उनकी संख्यानुपात में आरक्षण नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि अगर जानती है कि अगर ये जातिगत जनगणना हुई और आंकड़े सार्वजनिक हुए तो पिछड़े वर्ग अपने भागीदारी के लिए, अपने हिस्सेदारी के लिए आंदोलन करेगा। मोहन यादव जी को, शिवराज सिंह चौहान को, और कौन मुख्यमंत्री बना भाई? पिछड़ा वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी का आधार बना है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ रही है कि आरक्षण और हिस्सेदारी पिछड़ा वर्ग मांगेगा, क्योंकि उनके संख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण और हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। तो भाजपा इस बात को अच्छे से समझ रही है। जब राहुल जी ने जाति जनगणना की मांग करी, भागीदारी की मांग करी कि इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो भाजपा भाग क्यों रही है? आरएसएस उससे भाग क्यों रही है? खुलकर कहे। 5 अगस्त में 5 जन में स्पष्ट रूप से इन्होंने आरएसएस के लोगों ने जाति जनगणना का विरोध किया। ये समझ रहे हैं कि जो हमारी झूठ की फसल आज हम इस देश में बो रहे हैं, वो आने वाले समय में नहीं बोई जाएगी। खुद अपने वक्तव्य में फंस रहे हैं। आप कह रहे हैं पिछड़ा वर्ग, अरे प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से, जितना आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में किया, शिवराज सिंह चौहान जी ने। प्रदीप जी उत्तर दीजिए। वाणी जी पूछ रही, प्रदीप जी वाणी जी पूछ रही, सीताराम केसरी कौन थे? सीताराम केसरी से मैं आपको बता दूं, वो वैश्य थे, वो बनिया थे। वाणी जी भंडारू लक्ष्मण जी के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानती होंगी, वो कौन थे? संघ के ऊपर आप लोग जब देखो टिप्पणी करते हैं, संघ एक राजनीतिक पार्टी तो है नहीं। अब ये वाणी जी आप इतने बड़े चैनल पे आप ये बात कह रही हैं कि संघ राजनीतिक संगठन नहीं है। सब जानते हैं, त्रिपाठी जी भी जानते हैं कि संघ इस देश की राजनीति को चला रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पितृ पुरुष अगर कोई है तो संगठन है, आरएसएस है। तो जो भी कुछ इस देश में जो भी कुछ हो रहा है, निश्चित रूप से आरएसएस की सहमति से हो रहा है। वाणी जी 1 मिनट, इनकी बात आ जाए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। वाणी जी 1 मिनट, प्रदीप जी की बात पूरी हो जाए, अभी टाइम है, हम आपके पास आ रहे हैं। प्रदीप जी संक्षेप में अपनी बात पूरी। देखिए वाणी जी, आप ये बात बोल रही हैं कि आरएसएस कुछ नहीं करती, और ये सबको पता है कि सब कुछ आरएसएस करती है। आज भारतीय जनता पार्टी को कौन चला रहा है, वाणी जी सबको पता है, और त्रिपाठी जी भी अच्छे से जानते हैं कि संघ चला रहा है।
को संघ- तोड़ मरोड़ के यहीं पेश कर दूंगी। संघ जी। आप जी, वाणी जी प्रदीप मेरी जी, बात से- सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। संघ ही चला रहा है, आप भी जानती है, हम भी जानते हैं, और पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश जानता है कि संघ चला रहा है। चलिए जनगणना की बात कर लें। जनगणना में जहां तक बात है, आप- संघ भी इस बात को समझ रहा है कि जाति जनगणना के आंकड़े जब सार्वजनिक होंगे तो पिछड़े वर्ग के लोग निश्चित रूप से अपने अधिकार की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, क्योंकि संघ और भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है। तो संविधान में इसीलिए संशोधन ये- तो होते रहते हैं प्रदीप जी, देखिए, आपकी भी संविधान- सरकार करती रही है। संविधान में विधानसभा संशोधन- में भी, लोकसभा में भी संविधान में प्रदीप जी, संशोधन होते मेरी रहते बात हैं। सुनिए। संविधान संशोधन, मैंने आपकी बात सुन ली, संशोधन अब होना सुनिए। बड़ी बात है, लेकिन चलिए, संविधान प्रदीप जी, बदलना, समय कम है। संविधान बात बदलने की आप बात सुनिए, इनकी पहले पार्टी तो के प्रदीप सांसद जी- ने कही, इनकी पार्टी के कई विधायकों ने कही चलिए, कि प्रदीप अब की जी, बार 400 पार। चलिए, लेकिन प्रदीप जी, देश के दलित, सबसे आदिवासी पहले- और पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अहंकार को प्रदीप तोड़ने जी- का काम। चलिए प्रदीप जी। जी वाणी जी। सबसे पहले तो मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि आप किसी संघ की शाखा में जाके देखिए, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के तरफ वो लेके जाते हैं हमें। बंधुओं को देश की संस्कृति से जोड़ते हैं। जहां कोई आपातकाल स्थिति होती है इस देश में, वहां संघ के कार्यकर्ता जाके निःशुल्क अपनी जान की परवाह ना करते हुए सेवा करते हैं। हम कोई भी गैर जिम्मेदार बयान नहीं देते हैं, और संघ एक राजनीतिक संस्थान नहीं है जिसके ऊपर आप ये कह रहे हैं। संघ ने यह कहा है जातिगत मतगणना एक हो सकती है हम करें, पर उसका राजनीतिक विकल्प नहीं है। उसको तोड़ मरोड़ के हमें अपने राजनीतिक लाभ के लिए नहीं यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। वो ही बोला है जिसके ऊपर राहुल गांधी दिन प्रतिदिन इशारा करते हैं। राहुल गांधी की दृष्टि कितनी टेढ़ी है, कितना वो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो बहुत स्पष्ट हो गया है। राहुल गांधी के पास मुद्दे नहीं होते, इसलिए वो जाकर, आप मेरे को ये बताइए, जहां असली मुद्दा होता है वहां तो वो बोल देते हैं डोंट डिस्ट्रैक्ट मी। जी जब उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना था तब तो वो गए नहीं। जब वहां इतने लोग मर गए, जब वो गए वो अपनी बहन को लेकर, तो उन्होंने वहां राहत कार्य भी रोक दिया। लोगों ने उनको वहां से जाने के लिए कहा। उस राहत कार्य वाणी जी, में वो हमारे झूठ दो वीडियो थे जो संघ आरएसएस के की कार्यकर्ताओं और भारतीय की जनता मृत्यु हो पार्टी के गई, लोगों ने चलाए क्योंकि थे। वो वहां राहत सेवा दे रहे थे दिन रात। चलिए बागेश्वर की बात न करें अपन, जाति जैसा मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभियान चलाने जा रही है जाति जनगणना की, और दूसरा वो संविधान की कापियां बांट रही, जी संविधान की कापियां बांटने की बात कर रही है, अभियान चलाने जा रही है। संविधान तो 100 बार ये लोग संशोधन कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले किया था। बाड़ी जी, संविधान संशोधन की जनरल बात नहीं कर रहे आपने हैं, किया है संविधान 100 आपकी बार। सोच में गिनवा बदलना दो है, कितनी आरएसएस की बार? सोच में संविधान गिनवा बदलना दो। है। देखिए, दिल्ली के अंदर लॉ यूनिवर्सिटी में आप मनुस्मृति जी, पढ़ा आप रहे हैं। बोल चुके हैं, उनकी बारी है ना। प्रदीप जी, वाणी जी, मनुस्मृति आपकी बातों का सरकार कुछ में आधार परमिशन होना मिली है चाहिए। मनुस्मृति को दिल्ली में पढ़ाने की। अच्छा आप मेरे को ये बताइए, 100 संशोधन किए ना कांग्रेस ने? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मनुस्मृति को पढ़ाने की आपकी सरकार ने दिल्ली में इजाजत दी चलो है। प्रदीप जी एक सवाल कर ले, फिर ऐसे में तो ना वो बोल पाएंगे ना आप बोल पाएंगे। जी वाणी जी, आप मानते हैं ना 100 संशोधन किए? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वो शायद तो आपने भी 61 में किए, था। वो अटल जी की सरकार ने भी संशोधन किए, मोदी जी की भी संशोधन तो एक सतत हमने प्रक्रिया हो गई संशोधन है। किए हैं देश के हित के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए। जी। हमने अपने वेल्थ टैक्स का नियोजन करने के लिए नहीं किया, जर्नलिस्ट की फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकने के लिए नहीं किया। अनेकों उदाहरण दे दूंगी। जी आपको याद है ना, बहुत सारे केसेस हैं जहां राजीव गांधी ने लेजिस्लेशन में जी कोर्ट का जो फैसला था उसको उल्टा कर दिया था। क्यों किया था? उस साहबानो प्रकरण कितनी बार आप लोग उदाहरण देंगे? साहबानो प्रकरण की कितनी बार देंगे? आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है। जी, किसकी याददाश्त कमजोर है बता रही माड़ी जी? कांग्रेसों की। नहीं तो बस एक ही साहबानो प्रकरण को लेके आप बोल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं बदला इनको था। चीजें बता रही हूं, इनको जवाहरलाल नेहरू नहीं याद, मनमोहन सिंह का टेन्योर नहीं याद, कहां कहां क्यों संशोधन हुआ, देश की सुरक्षा को तार तार करते हुए संशोधन हुए। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। अजय जी आपके इस पूरे मुद्दे पे एक टिप्पणी कि आखिर कांग्रेस को इसको कितना फायदा मिलेगा। हालांकि अभियान जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह चलाती रहती है जनता या अपने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए। एक हॉट इशू है। अगर कांग्रेस इस सब्जेक्ट को लेके जा रही है, हम राजनीतिक बात अगर छोड़ दें तो कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से
कम से कम फिलहाल तो उसे फायदा मिलेगा, क्योंकि वो जातियां जो कांग्रेस से छिटक गई हैं, बुंदेलखंड का इलाका जहां बीजेपी ने रविदास महाराज जी का मंदिर बनाने की घोषणा करके या बाकी चीजें करके बहुत सारा ऑक्यूपाई कर लिया है वोट बैंक को, वो कांग्रेस के पाले में काफी खिसक सकता है। अगर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चल रही कि हम जाति जनगणना कराएंगे, इसको कैंपेन का रूप अगर देती है कांग्रेस, पूरी ताकत के साथ देती है, तो स्वाभाविक रूप से विशेषकर बुंदेलखंड का इलाका है, उस इलाके में आपको निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस को मिलेगा। चलिए, मैं समय बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, वाणी जी आपका और अजय जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए और हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में छत्रपों में बटी कांग्रेस और उसे फिर से एकजुट करने के जा रहे प्रयास की। कांग्रेस जातिगत गणना का मुद्दा उछालकर जातियों को साधने की जुगत में है। दरअसल कांग्रेस की नजर ओबीसी वोटर्स पर है, क्योंकि इस वर्ग को भाजपा की ताकत माना जाता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ये कवायद कितनी कारगर साबित होती है और गुटबाजी के रोग से ग्रसित कांग्रेस इससे कैसे उबर पाती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।